आप सभी को नमस्कार। पहलाग, मैं खिमेश कुणाई आपका स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। आज हिंदी की तीसरी क्लास है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर के माध्यम से भाषा और लिपि के बारे में पढ़ा और लिपि की विशेषता हमने पढ़ी। देवनागरी लिपि के बारे में जो टॉपिक्स थे, जो भाषा के बारे में हमारे टॉपिक्स थे, उन पर हम लोगों ने एक गहन अध्ययन किया था और जाना था किस तरह क्वेश्चन वहां पर से हमारे बनते हैं। तो भाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और लिपि के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने यहाँ पर जानना है व्याकरण क्या होता है, और इसी व्याकरण के बारे में हमने पढ़ना है जिसके अंदर हमने आज स्वर व्यंजनों को पढ़ना है। यानी कि जो पूरी वर्णमाला है उसको हम लोग देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमारा व्यू ऑफ पॉइंट होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारे इस वर्णमाला के अंदर, तो इन्हीं पर हमने आज पूरा टॉपिक कवर करना है। तो स्वर और व्यंजन, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं कई बार, और इस तरह से बनते हैं कि लगते तो आसान है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम लोग हो जाते हैं। तो एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आज व्याकरण है। तो व्याकरण मैंने पहले आपको बताया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमको क्या करता है, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और क्या करता है, शुद्ध बोलना सिखाता है। तो वही क्या है, व्याकरण होता है आपका। तो अब जानेंगे आगे। तो व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन आकरण। यानी वी यानी कि विकार हो गया और आकरण का मतलब हो गया दूर करने वाला। तो जो शास्त्र हमको शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन आकरण। वी यानी विकार, आकरण दूर करने वाला। व्याकरण क्या है, विकार को दूर करने वाला। व्याकरण के 4 आधार माने गए हैं। पहला आपका इसमें वर्ण विचार है, दूसरा आपका हो गया इसमें शब्द विचार, और तीसरा यहां पर हो गया आपका पद या पदबंध विचार, और आपका चौथा हो गया इसमें वाक्य विचार। तो ये 4 आधार हैं व्याकरण के, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक इसमें रहेगा वर्ण विचार, इसको हमने पढ़ना है। व्याकरण के 4 आधार हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद या पदबंध विचार, और चौथा है आपका वाक्य विचार। तो सबसे पहले जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो वर्णमाला क्या होती है, सब पहला प्रश्न क्या है, वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या है, वर्णमाला कहलाता है। अब वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि, इसको हम ध्वनि भी कह सकते हैं। यानी कि बोले जाने वाला छोटे से छोटे टुकड़ा, किसका, ध्वनि का, क्या कहलाता है, वर्णमाला, वर्ण कहलाता है। जिसका नाश नहीं हो, उसका स्वर नहीं हो सकता, नहीं उसको हम और छोटा नहीं कर सकते, वही क्या है, वर्ण कहलाता है। तो इतना समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि वर्तनी किसे कहते हैं। वर्तनी, वर्तनी क्या होती है, वर्णों की सही क्रमिकता, वर्णों की सही क्रमिकता ही क्या कहलाती है, आपकी वर्तनी कहलाती है। तो एक परिभाषाओं को याद रख लीजिएगा। कई बार पेपर में परिभाषाएं बनने के भी चांस रहते हैं, कब कहां से क्या पूछ ले, आयोग का कोई भरोसा नहीं रहता है। अब हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन। तो पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तो 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं हिंदी में, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। अब स्वरों की बात कर लेते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर यानी मुख जो फेफड़े यहां से होते हुए बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाती हैं। इन्हें अच, क्या कहते हैं, इनको अच भी कहा जाता है। स्वरों को किसका नाम है, अच आपका, ये स्वरों को अच नाम से भी जानते हैं। ये स्वतंत्र इनको उच्चारण किया जाता है, किसी भी अन्य की सहायता पर नहीं ली जाती है। अब हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या की बात करें तो 11 होती है। कितनी होती है, 11। तो कौन कौन सी होगी 11 आपकी, अ हो गया, आ,
ई आपका दूसरा ऊ हो गया, फिर आपका रीरी, ए आई ओ और औ। तो इसमें अंग अ को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, तो यहाँ पे 11 हो गए। उसके बाद पूछता है परंपरागत रूप से या लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या तो कितनी होती है, 13 होती है। इसमें अंग अह को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ओ आ हो गया, ई ऊ हो गया, फिर आपका रीरी, फिर आपका ए आई ओ औ, फिर आपका अंग और अह। तो कुल कितने हो गए लेखन के आधार पर, कितने 13 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर आपके 10 ही स्वर होते हैं। इसमें तीनों को बाहर कर देंगे हम, एक इसको बाहर कर देंगे और 2 इनको। कौन कौन से बचेंगे आपका, अ हो गया, आ हो गया, ई, फिर आपका हो गया ऊ हो गया आपका, फिर आपका ए आई ओ और औ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से आपके होते हैं कर। तो वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। परंपरागत रूप या फिर लेखन के आधार पर 13 होते हैं और उच्चारण के आधार पर 10 ही स्वर होते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला आधार है उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा जाति के आधार पर, चौथा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण काल के आधार पर आपका यहां पर इसमें आता है ह्रस्व और दीर्घ आते हैं आपके। उत्पत्ति के आधार पर आपके मूल स्वर आएंगे और संधि स्वर आते हैं यहां पर। जाति के आधार की बात करें तो यहां पर सजातीय स्वर आएंगे और दूसरा आएगा विजातीय स्वर। चौथा हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। यहां पर आपके कई प्रकार आपको मिलेंगे। मुख द्वार का आधार, मुख द्वार के आधार पर, और आपका हो गया ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो इस तरीके से आपको यहां पर आधार देखने को मिलेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पर, उच्चारण काल, उत्पत्ति, जाति और उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण काल अलग है और उच्चारण स्थान अलग है, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये 4 आधार हैं स्वरों के वर्गीकरण के। तो पहले बात करेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर। तो उच्चारण काल के आधार पर जो होते हैं आपके 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर होता है आपका। नंबर 1 ह्रस्व और नंबर 2 दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व क्या होते हैं, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है। कितने का, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ क्या होते हैं, जिनमें ह्रस्व से दुगना, किससे, ह्रस्व से दुगना समय लगता है इसमें आपका। यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है इसमें, ठीक है। कितने का, 2 मात्रा का समय लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं आपके, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और रीरी। तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए, 4 आपके। बाकी बचे जो दीर्घ में आ जाएंगे आपके कौन कौन से, आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया आपका, ए आई ओ औ, ये आपके होंगे दीर्घ स्वर। तो ये तो आपने पढ़ रखे होंगे, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे आसानी से, कोई समस्या नहीं हो रही होगी आपको। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया है। आगे बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर यहां पर स्वरों के भी 2 ही भेद किए गए हैं। एक होता है आपका मूल स्वर। तो मूल स्वर जिनकी स्वयं उत्पत्ति हुई है, किसी अन्य स्वर का उसमें योगदान नहीं होता है, उसे मूल स्वर कहते हैं। ये कौन से होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, आपका हो गया अ, ई, ऊ और रीरी, यही क्या है आपके मूल स्वर हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका संधि स्वर। संधि स्वर, अब संधि से यानी कि यहां पर संधि होगी, यानी कि 2 स्वरों के मेल से आपके बनेगा। कितनों के, 2 स्वरों के मेल से बनेगा। यह भी आपका 2 प्रकार का होगा। इसके 2 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपका
दीर्घ संधि स्वर और दूसरा मिलेगा आपको संयुक्त संधि स्वर। तो संधि स्वर के भी यहां पर प्रकार हैं आपके। तो दीर्घ संधि स्वर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है कि जो स्वर सजातीय स्वरों के योग से बनते हैं, यानी कि सजातीय समान जाति के योग से बनेंगे। यहां पे किससे बनेंगे, सजातीय, यानी कि समान स्वरों के योग से, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि स्वर बोलते हैं। अब संयुक्त संधि क्या होगा, यह बनेगा विजातीय स्वरों के योग से। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये कौन कौन से होते हैं दीर्घ संधि आपके, ये हो गया आपका औधन औ मिलके बनेगा इसमें आ, और दूसरा आपका हो गया इसमें ई धन ई मिलके बन रहा होगा बड़ी ई, और ऊ धन ऊ मिलकर बनेगा आपका बड़ा ऊ। ये हैं आपके दीर्घ संधि स्वर। क्या है आपके, ये दीर्घ संधि स्वर हैं। बात करें विजातीय स्वरों की, तो अलग अलग जाति के स्वरों के योग से बनेंगे आपके। जैसे औधन ई क्या बनेगा मिलकर आपका ए, और औधन ए मिलकर क्या बनेगा आई हो गया। इसी तरीके से औधन ऊ मिलकर क्या बनता है आपका ओ, और औधन ओ मिलकर क्या बनेगा आपका औ। तो ये हैं आपके विजातीय स्वर, यानी कि संयुक्त संधि स्वर हैं आपके। इन्हीं से अभी आपका समझ लीजिएगा, आगे आपको संधि समझने बड़ी आसानी रहेगी इनसे। तो ये एक दीर्घ संधि से, दूसरा संयुक्त संधि स्वरों से, इन्हीं से मिलके आपकी संधियां बनेंगी आगे, स्वर संधि इसी से बनेगी पूरी आपकी। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो यहां पर उत्पत्ति के आधार पर दो स्वर हैं। पहला आपका कौन सा हो गया, आपका पहला मूल स्वर हो गया, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर 4 प्रकार का, और आपका संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका एक दीर्घ संधि, दूसरा संयुक्त संधि। और जो दीर्घ संधि है आपका, ये सजातीय स्वरों के योग से मिलकर बनेगा, अर्थात समान जाति के स्वरों के योग से बनता है। जैसे आपका औ धन औ मिलके आ बन रहा है, ई धन ई मिलके बड़ी ई, और ऊ धन ऊ मिलके बड़ा ऊ बन रहा है। इसी प्रकार संयुक्त संधि की बात कर लें तो ये आपका विजातीय स्वरों के योग से बनता है, और यानी कि अलग अलग जाति के योग से बने से औधन ई मिलके ए, औधन ए मिलके बड़ा ए, यानी कि आई, बड़ा ए तो होता नहीं, ए आई, औधन ऊ मिलके ओ, औधन ओ मिलकर औ। तो ये आपका समझ में आ गया होगा क्या होता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे जाति के आधार पर स्वरों का भेद। किसके आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों के भेद को जानते हैं। तो जाति के आधार पर भी 2 ही प्रकार के स्वर आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको सजातीय स्वर। कौन सा, सजातीय स्वर। दूसरा मिलेगा आपको इसमें विजातीय स्वर। कौन सा मिलेगा, विजातीय स्वर। सजातीय क्या होगा, समान स्थान और समान प्रयत्न से इनका उच्चारण होता है। किससे, समान स्थान और समान प्रयत्न से इनका उच्चारण होता है। ठीक है, यानी कि या तो कंठ से ही हो रहा होगा या फिर आपका मूर्धा से हो रहा होगा, इस तरीके से इसको मिलेंगे। यानी कि 2 ऐसा नहीं होगा कि इसमें कि स्थान अलग है उसका उच्चारण का और प्रयत्न कहीं और से लग रहा है। सजातीय में, सजातीय में क्या होगा कि समान स्थान होगा और समान प्रयत्न होगा। जैसे मान लेते हैं इसको हम, इससे देखें एग्जांपल, ओ आ, तो इनका उच्चारण भी एक ही स्थान से हो रहा है और समान स्थान से क्या हो रहा है, प्रयत्न भी हो रहा है, यानी कंठ से। इसी प्रकार ई हो गया और ऊ हो गया, तो इनका जो है समान स्थान है और समान प्रयत्न से क्या हो रहा है, इनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या है, सजातीय स्वर हैं। अब विजातीय स्वर कौन से होंगे, जिनका उच्चारण अलग स्थान और अलग प्रयत्न से होगा। जैसे आपका ए आई, ओ औ, तो इन दोनों, इन चारों का क्या है, अलग स्थान है और अलग प्रयत्न से हम इनको उच्चारित कर रहे हैं। एक आपका कंठ तालव्य है और एक आपका कंठ ओष्ठ है, यानी कि अलग स्थान होगा उच्चारण का और अलग प्रयत्न से इनका उच्चारण होता है। किसका, विजातीय स्वरों का। ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है पढ़ने के लिए, आसानी से समझ सकते हैं उसको आप। आगे चलेंगे।
अब बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो पहला इसमें आता है जिह्वा के आधार पर स्वरों का भेद। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। अब जिह्वा के आधार पर इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होगा आपका इसमें अग्र स्वर, फिर आपका मध्य और फिर आपका पश्च स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर, यानी कि उच्चारण स्थान आएगा इसमें। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो चीजों को रटने से अच्छा है कि हम चीजों को समझ के याद कर रहे हैं। कितना आप लोग चीज रटेंगे? तो मध्य में हम लोग मान लेते हैं कि आपका स्वर कौन सा है? अ। तो ये इसको हम एक समझने का तरीका है कि हम इसको भूलेंगे नहीं अगली बार। तो मध्य में आपको मान लेना कि अ स्वर है, यानी अ होता है, मान के लें। तो अ का चलेंगे इसमें आ। इतना समझ में आपको आ गया होगा, अ आ। अब इसको हम चलेंगे जोड़े के साथ में। अ आ के बाद ई। अब आ जाएगा लास्ट में उ। अ आ ई उ ए आई और ओ औ। तो इसको आप इस तरीके से याद कीजिएगा, तो आप इसको अगले बार भूलेंगे नहीं। तो रटने से अच्छा चीज समझ के हम लोग याद कर रहे हैं। अ आ ई उ ए आई ओ औ। तो क्रम से है इसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। यहां पर इसके 4 प्रकार होते हैं मुख द्वार के आधार पर। तो किस आधार पर इनको बांटा गया है आपको यह भी याद रखना है। आप डायरेक्ट पढ़ लें कि अग्र मध्य, लोग पूछ ले कि अग्र मध्य पश्च किस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मुख द्वार के आधार पर इसके कितने? 4 प्रकार। एक होता है आपका, इसमें सबसे पहले बात करेंगे विवृत। आपकी किताब में इसका क्रम अलग अलग दिया हो सकता है, तो मैं आपको यहां पर कि हमें कैसे ये चीजें याद हो सकती हैं उससे आपको बताऊंगा। विवृत सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे इसमें अर्ध विवृत की, फिर बात करेंगे अर्ध समृत की, और लास्ट में बात करेंगे समृत की। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा, इससे आप क्या है भूलेंगे नहीं। रटने से चीज समझ लें हम लोग। तो विवृत होता है आपका आ। इतना को पता चल गया। जैसे हमने यहां पढ़ा था कि मध्य में अ होता है, तो यहां पर विवृत कौन सा होगा? आ। तो आ का छोटा ओ, इसके बगल में 2 बड़े स्वर, एक आपका हो गया औ, दूसरा हो गया ए। इन दोनों के छोटे अर्ध विवृत में आपका एक हो गया ओ, इसका हो गया ए। समृत में कौन सा बचा आपके? ई उ। तो इस तरीके से हम इनको याद करेंगे। तो रटना नहीं है किसी भी चीज को आपने। कितना आप लोग रटेंगे? क्या सब्जेक्ट आप रटेंगे? इधर उत्तराखंड है, इधर जीएस है, इधर आपका हिंदी है। तो विवृत आपका हो गया आ, अर्ध विवृत में आपका औ के बाद ए, अर्ध समृत में ओ और ए, और समृत में ई उ। तो इनके क्रम याद रखिए, भूलेंगे नहीं। इस तरीके से आपका आ हो गया, फिर आपका छोटा हो गया, बगल में आपके दोनों बड़े हो गए। इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। फिर इस तरह से स्पीड में हम लोग अगर देखें, फिर आपका इसका ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया। ये आपका क्रम है मुख द्वार के आधार पर। लेकिन आपको इसके लिए ये क्रम याद होना चाहिए। इसी तरह ऊपर हम लोग देखते हैं इसको एक बार फिर से हम लोग। तो यहाँ पर अ था आपका, फिर नीचे आए आ, ई हो गया आपका, इस तरीके से ऊ हो गया, ऊ का ए, आई हो गया आपका, फिर आपका ओ और औ हो गया। तो इस तरह क्रम आपको याद हो गया होगा जरूर आपको ये। तो 2-3 बार इसको लिख के देख लीजिएगा और आराम से आपको याद हो जाएगा। कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमको याद नहीं होता है। तो आप लोग पहले क्या करते हैं, अपने दिमाग को यदि कह देते हैं कि आपको तो याद होता ही नहीं है, तो दिमाग ही मान लेता है कि हाँ जी हमें तो याद होगा ही नहीं। तो जब दिमाग को आप लोग बोलेंगे कि हाँ आप तेरे को समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, तो क्या होगा, इससे दिमाग ही मान लेगा कि हाँ मुझे याद होगा। अब बात करेंगे पर ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण। यहां पर एक होता है वृत्तमुखी और एक होगा यहां पर आवृत्तमुखी। ओष्ठ की स्थिति यानी कि मुंह के खुलने, मुंह के वृत्त और आधे वृत्त को बनने पर, एक वृत्तमुखी एक आवर्तमुखी। तो यहां पर लोग बात कर लेंगे। तो हमको इसमें से एक याद करना है। वृत्तमुखी में आपका ऊ हो गया और ओ औ हो गया, ये 4 ही होते हैं वृत्तमुखी। बाकी जो बचेंगे वो आवृत्तमुखी में, जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया, उसके बाद ए आई हो गया। ये क्या है आपके ओष्ठ की स्थिति आधार पर क्या है आपके ये स्वरों का वर्गीकरण है, जिसमें वृत्तमुखी आवर्तमुखी। तो किस आधार पर इनका वर्गीकरण आपको यह भी ध्यान रखना है। हवा के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर
इसमें एक निर्नुनासिक होगा और दूसरा होगा अनुनासिक। तो निर्नुनासिक में क्या होगा, जो हवा होगी वह मुंह प्लस नाक से निकलेगी, और अनुनासिक, सॉरी ये गलत हो गया यहां पर, उसको चेंज कर लेंगे। तो निर्नुनासिक में केवल हवा मुंह से निकलेगी, आपकी कहां से निकलेगी, मुंह से। और अनुनासिक में जो हवा होगी वो मुंह के साथ साथ आपके कहां से निकलेगी, नाक से भी निकलेगी, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। तो निर्नुनासिक कौन से होंगे आपके, ये वाले जिनमें ऊपर बिंदा नहीं लगता। ओ आपका ई हो गया, ऊ हो गया, रीरी आपका इसमें रीरी आएगा नहीं। उसके बाद आपका हो जाएगा ए, आई, ओ और औ हो गया, ये आपके निर्नुनासिक हो गए। अब बात करें अनुनासिक की, तो ये होंगे आपके अनुनासिक इस तरीके से, ओ आ, उसका ई, ऊ हो गया आपका, ए, आई हो गया आपका, ओ हो गया और औ हो गया। तो इनमें हमने क्या लगा दिया, अनुनासिक चिन्ह लगा दिए। आपका इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनुनासिक शब्द वर्ण स्वर कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अयोगवाह की। इनकी संख्या भी 2 होती है, एक होता है आपका अंग, दूसरा होता है अह, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुस्वार, और इसको बोलते हैं हम लोग अयोगवाह। और इन दोनों का प्रयोग आपका तत्सम शब्दों में किया जाता है, इसको लोग आप ध्यान रखिएगा। अंग अह का प्रयोग कहाँ होगा, तत्सम शब्दों में होगा, इसको बोलते हैं, सॉरी ये मैंने क्या लिखा आपको, अयोगवाह नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ये आपका अनुस्वार हो गया। ठीक है, अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वर व्यंजन से पृथक वर्ण, उसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह। ये ध्वनियां लिखी तो स्वर की तरह जाती हैं, किंतु इनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है। अनुस्वार विसर्ग ऐसी ध्वनि होती हैं जो नाक से बोली जाती हैं, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको होती है, यानी कि स्वर को हो तो स्वर के साथ लग जाएंगी, व्यंजन को तो व्यंजन के साथ ही लग जाती हैं। ठीक हो गया। इन्हें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा है, अयोगवाह कहा है। अभी एक आपका होता है अर्ध अनुस्वार, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, चंद्र बिंदु। इसको स्माइल मत समझना, बहुत से बच्चे इसको स्माइल कहीं समझ लें। तो ये क्या है आपका अर्ध अनुस्वार, इसको बोलते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो आपका विसर्ग है और अनुस्वार, इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो इन पॉइंटों को नोट करते चलिएगा, आगे आपको ये सभी चीजें संधि में, तत्सम, तद्भव में, वर्तनी में बड़ा काम आएगा आपको। यहां आपने समझ लिया तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे देखेंगे हम लोग इसको, अब बात करते हैं आगत स्वर। इसमें शायद हम लोग एक चीज छूट रहा है, मैंने आपको बताया नहीं। तो स्वरों का एक उच्चारण स्थान और होता है आपका। ठीक हो गया। एक होता है आपका इसमें इस तरीके से, इसको कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ। तो स्वरों का उच्चारण स्थान आता है इस तरीके से आपको। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या रटना नहीं, हम लोगों ने एक क्रम से हमने उसको याद कर लेना है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो कंठ हो गया आपका ओ आ, तालु हो गया आपका ई हो गया, ओष्ठ में आपका ऊ आ जाएगा, रीरी में आपका, मूर्धा में आ जाएगा आपका रीरी, कंठ तालु में आ जाएगा आपका ए और आई, और कंठ ओष्ठ में ओ औ। ठीक हो गया।
ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्रम को आपने ऐसे याद करना है, दो दो के जोड़े में आपको याद कर लीजिएगा, क्रम से बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है इसको। एक सिंगल इसमें री बचेगा, तो कंठ तालु ओष्ठ मूर्धा कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ। ध्यान रखिएगा हिंदी में जो स्वरों का उच्चारण स्थान है, ठीक है, कुल 5 पर आधारों पर होता है। कौन कौन से हैं वो आपके 5 आधार? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 ही आधार हिंदी में। लेकिन स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो 6 आधार पर होता है। वो कौन से हैं आपकी, ये लिख दिए मैंने आपको यहाँ पर, ये 6 आधार हैं। स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? दंत से नहीं होता है। आपको भी ध्यान रखना है, किससे नहीं होता? दंत से इसका उच्चारण नहीं होता। किसका? स्वर का। तो स्वरों का उच्चारण स्थान 6 आधार पर और व्यंजनों का 5 आधार रहता है, और स्वरों का उच्चारण आपका दंत से नहीं होता है। यह आपको छूट गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आगत स्वर की। तो ये आपका इस तरीके से आता है आगत स्वर आपका ये। तो ये अंग्रेजी के ओ से लिया गया है, और हिंदी भाषा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राओं की 10 मात्राएं होती हैं हिंदी में। और जो अ है इसके लिए कोई भी मात्रा नहीं है। क्या है? कोई भी मात्रा नहीं है इसके लिए, और इसको हम शहीद स्वर भी कहते हैं। सभी के साथ ये लगता है आपका, चाहे वो आगे चलकर व्यंजन होंगे वहां आपको देखने को मिलेगा। और सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा किस तरीके से चल रहा करके ये। अब बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ निकलती है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इतना को समझ में आ रहा होगा। तो स्वरों की सहायता से जिनको हम बोल रहे हैं या जिनके उच्चारण में रुकावट या घर्षण होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। तो व्यंजनों को तो हम क्या कह रहे हैं? परतंत्र कह रहे हैं। उधर हमने पढ़ा स्वरों को हम क्या कह रहे थे? अच कह रहे थे। और अ मिला होता है, इसलिए इस अ को आपका शहीद स्वर भी कहा जाता है इसीलिए। और अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं होगा आपका। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, तथा द्विगुण व्यंजन को छोड़कर इनकी संख्या 35 होती है। द्विगुण व्यंजन को जोड़कर कितनी हो जाएगी? 35। और द्विगुण कौन से होते हैं? आपके अण और ढ, ये होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्थ व्यंजन और एक आपका ऊष्म संघर्ष व्यंजन। ये होते हैं आपके 25 और ये होते हैं आपके 4 और ये भी होते हैं आपके 4। तो इस आधार पर इनको बांटा गया है। आगे देखेंगे, सबसे बात करेंगे स्पर्श व्यंजनों की। तो स्पर्श व्यंजनों के भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्गों में बटा हुआ कर। उससे पहले स्वरों का भी जो वर्गीकरण है वो स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर इसको बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें अघोष की। तो अघोष, घोष या सघोष, तो स्वर यंत्र में श्वास के कंपन के आधार पर इसको बांटा गया है। अब अघोष क्या होता है? जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन ना हो, जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन ना हो, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? आपका अघोष होता है। सघोष या घोष क्या होगा? जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होगा उसे हम क्या कहेंगे? सघोष या घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां आता है इसमें, इसको आप ध्यान रखिएगा। श्वास की मात्रा के आधार पर कितनी उसमें हवा निकल रही है, तो एक होता है अल्पप्राण, दूसरा होगा इसमें महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होगा कि जिसके उच्चारण में मुख से हवा कम निकलेगी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां क्या होता है? अल्पप्राण होता है। महाप्राण जिसके उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। और इनमें हकार ध्वनियां होती हैं। इसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं भी आप लोग पढ़ेंगे तो चलेगा। तो अघोष सघोष कौन से हो गए आपके? पहला और दूसरा।
सघोष घोष कौन सा होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। अल्प प्राण होगा आपका 1, 3, 5 और महाप्राण होगा आपका 2, 4। इसको चलिए आगे देखते हैं जरा। तो स्पर्श व्यंजन कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करें सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं एक बार स्पर्श व्यंजनों को। तो कौन कौन से इसमें वर्ग होते हैं आपका? क वर्ग, फिर आपका चौ, फिर आपका ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस तरीके से वर्गों में बटा होता है पूरा। और ये आपका हो गया कंठ, फिर आपका हो गया तालु, फिर आपका हो गया मूर्धा, फिर हो गया आपका दंत, फिर हो गया ओष्ठ। ये इनका उच्चारण स्थान भी रहेगा आपका किनका? स्पर्श व्यंजनों का। तो क वर्ग में कौन सा है? क, ख आपका, ग, घ और आपका अण। फिर अब च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ और आपका अण। त वर्ग में आपका त, थ हो गया, द हो गया आपका, ध हो गया और न हो गया। उसके बाद प वर्ग में आपका प, फ, ब और भ, प, फ, ब, भ और आपका म। तो ये आपके क्रम होते हैं। यही के हैं आपके स्पर्श व्यंजन। इसमें पहला दूसरा आपका हो गया अघोष, तीसरा चौथा पांचवा हो गया आपका सघोष। इसी प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा ये हो गया आपके अल्प प्राण। दूसरा और चौथा हो गया इसमें महाप्राण। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। ठीक हो गया? तो ये वाला जो पूरा आपका लाइन है इसमें पंचमाक्षर यानी जो पांचवा वर्ण है इसका। और जो इसमें चौ वर्ग है ये भी नोट कर लीजिएगा। चौ वर्ग के कौन कौन से आपके? चौ, छ, ज और झ को आपको क्या बोलते हैं? ऊस में स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊस में स्पर्शी। ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन पूछ चुका पेपर में। चौ, छ, ज, झ इसमें यो नहीं आता है। इसको ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। किसको? चौ वर्ग को। अब बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन। तो ये कितने होते हैं? 4। अंतः का अर्थ क्या होता है? भीतर, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वो क्या रह जाएं? मुख के भीतर ही रह जाएं। कौन कौन से होते हैं आपके? ये य हो गया, र हो गया, आपका ल हो गया और व हो गया। ये क्या है? आपके अंतःस्थ व्यंजन है आपके। ठीक हो गया? तो इसका उच्चारण स्थान तालु से, इसका आपका वत्स से, इसका भी आपका वत्स से हो गया और आपका ये व का दंतोष्ठीय से, ऊपर के दांत नीचे का होंठ। ठीक है? तो इसमें जो यो है इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। और क्या बोलते हैं? इसको संघर्षहीन भी कहा जाता है। कुछ संघर्ष नहीं होता इसके अंदर। वो को भी क्या बोलते हैं हम लोग? अर्ध स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं? संघर्षहीन कहते हैं इसमें। रो क्या है इसमें? आपका लुंठित है और प्रकंपित है। क्या है? प्रकंपित है। लौ को क्या बोलते हैं? लौ को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं इसमें आपका। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो यो का उच्चारण स्थान है वो तालु से, रो का वत्स से, लौ का वत्स से और वो का दंतोष्ठ से उच्चारण होता है। यहाँ पर यो और वो को अर्धस्वर और संघर्षहीन, जबकि वो को अर्धस्वर और संघर्षहीन हम जानते हैं।
रॉ को लुंठित क्या कहते हैं, लुंठित और प्रकंपित कहा जाता है। लौ को पार्श्विक व्यंजन का जानते हैं हम लोग। और सभी अंतः व्यंजन क्या होते हैं आपके, अल्प प्राण होते हैं और क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं सभी अंतःस्थ व्यंजन। तो यहां पर रॉ क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रॉ को लुंठित और प्रकंपित कहा जाता है। और इसमें जो लौ है आपका, इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे पूछता है पेपर में कई बार। और आपको ये जो चौ वर्ग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऊष्म संघर्षी, या फिर कई बार इसको स्पर्श संघर्षी भी इसको लिखा हुआ जाता है पेपर में। तो इसके केवल ये 4 ही व्यंजन होते हैं इस चौ वर्ग के। और जो आपका स्पर्श व्यंजन था, इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, वर्गों में बटे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग में बटे हुए हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और इसमें सघोष अघोष मैंने बता दिया आपको, इसकी परिभाषा क्या होती है, किस आधार पर बटे होते हैं ये। अब आगे चलते हैं, अगला है इसमें आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इनकी संख्या भी कितनी होती, 4 होती है। एक आपका 100, इसको हम लोग बोलते हैं आपका तालव्य से, क्या बोलते हैं, तालव्य से। दूसरा होता है आपका 100, ये होता है आपका दंती 100। और एक होता है आपका ये वाला षटकोण 100, इसको बोलते हैं आपका मूर्धन्य 100 या फिर मूर्धा। एक होता है आपका ह, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका स्वर यंत्र, यानी कि कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसमें ह को आपका क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है इस ह को। और इसमें तीनों 100 आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, सॉरी अल्प प्राण नहीं होता है। जो तीनों 100 हैं आपके, ये अघोष होंगे। और इसमें आपका जो ये ह है आपका, ये सघोष होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो सभी आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन होंगे क्या होंगे, महाप्राण होते हैं। ठीक हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपका यहीं पर हम लोग देख लेते हैं पार्श्विक व्यंजन के बारे में। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, अंतः व्यंजन होता है आपका। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, वायु अगल बगल से निकल जाती है, जीभ के, किसके, वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। इनकी संख्या होती है आपकी 2। कौन कौन से, एक आपका ये 100 षटकोण वाला और आपका एक लौ। ये 2 क्या होते हैं आपके, पार्श्विक व्यंजन होते हैं। इसी के साथ साथ आपके यहीं पर बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजनों की, किसकी, द्विगुण व्यंजनों की। इनकी संख्या होती है आपकी 2। कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है आपका ये वाला अण और एक आपका ढ। ठीक हो गया। इसमें ये होता है आपका अल्प प्राण और ये होता है आपका महाप्राण। दोनों का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है और दोनों ही क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। द्विगुण व्यंजनों को आपका गौड़ व्यंजन, निगमन व्यंजन और ताड़न जात भी इनको कहा जाता है। ये इनके नाम हो गए। तो मैंने आपको यहाँ पर द्विगुण व्यंजन समझा दिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन का बता दिया क्या होता है आपको मैंने, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग इसमें संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है आपकी संयुक्त व्यंजनों की। ये कौन कौन से होते हैं आपके, एक आपका ये क्षत्रिय वाला छ, फिर त्र, फिर आपका ज्ञ ज्ञानी और आपका एक स्र। ये मेन आपके संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं। ये बना होता है आपका क और सौ से मिलकर, ये बना होता है आपका त और रौ से मिलकर, और ये आपका बना होता है ज और यों से मिलकर, और ये होता है आपका सौ और रौ से मिलकर।
ठीक हो गया। तो पूछता कई बार कि वर्णमाला में इसका स्थान कहां पर आएगा, तो इसका स्थान क के बाद होता है। किसका होता है? क के बाद। इसी तरह त्र का त के बाद होगा, ज्यों का जौ के बाद और स्र का सौ के बाद क्या होता है? वर्णमाला में इसका स्थान आता है। ठीक हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। आगे बढ़ेंगे, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो मैं आपको बता दिया मैंने आपको, ये जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उन्हें ऐसे व्यंजन उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनको निगमन, गौड़ और साथ ही इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताड़न जात के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं आपके? ड, अण और ढ। ये आपका महाप्राण होगा इसमें, ये आपका इसमें अल्प प्राण होगा। सभी द्विगुण व्यंजन आपके सघोष होते हैं और क्या होते हैं? मूर्धन्य। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धा से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पार्श्विक व्यंजन आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं आपके? ल और सौ होता है आपके। तो जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बगल यानी पास से निकल जाती है तथा ऐसे व्यंजन जो ऊष्म तथा अंतःस्थ व्यंजनों में होने के बावजूद अपने स्वर यंत्र में कंपन के कारण अलग वर्ग बनाते हैं, उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो इनकी परिभाषा में आप याद रखिएगा कि किसकी परिभाषा क्या है, कब कहां से क्या पूछ दे आयोग कुछ पता नहीं रहता है। अनुनासिक व्यंजन, जो ध्वनियां नाक, मुंह और दोनों की सहायता से बोली जाती हैं, उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और होते कौन कौन से आपके? तो एक आपका हो गया ये, और अण, य, और आपका बचा आपका इसमें एक कौन सा? एक नौ बचेगा और आपका मौ बचेगा। ये क्या होते हैं? आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इन्हीं को कामता प्रसाद गुरु ने वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहा है? अनुनासिक कहा है। आगत व्यंजन, इसमें आपका इस तरह से आपका होते हैं, दो व्यंजन होते हैं, ज और फ। ज और फ ये होते हैं दो आपके। इनको जो नीचे बिंदा लगा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये आपका आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो साथ साथ जो मैंने आपको भाषा पढ़ाया है, लिपि पढ़ाई है और ये आपका वर्णमाला हो गई, इन पर आपके लिए एक 50 क्वेश्चन का या फिर 100 क्वेश्चन का क्या बनाऊंगा, लेके आएंगे आपके लिए। एक एमसीक्यू हम लेके आने वाले में जल्द आपको इसका एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो साथ साथ आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कहां पर आपका टॉपिक कमजोर है, किस टॉपिक में आप कमजोर यहाँ पर रह रहे हैं अभी, वर्णमाला में, भाषा में और लिपि में। तो 50 या 100 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन सेट लेके आएंगे हम लोग आपके लिए, एमसीक्यू टाइप इसमें पूरा होगा। और इन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में। आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है। ऐसे व्यंजन जो सजातीय व्यंजनों से मिलकर बनते हैं द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। सभी द्वित्व व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। इस जैसे आपका ये तो सजातीय यानी कि एक आधा होगा पहले, फिर एक दूसरा पूरा होगा, यानी कि समान ही एक ही जाति के होंगे। जैसे आपका दिल्ली, बिल्ली, तो इस तरीके से क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अगला संयुक्त ध्वनि, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर क्या कहलाती हैं? संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे प्राण, क्लांत, प्रकर्ष, ये क्या है? संयुक्त ध्वनियां हैं। और संयुक्त ध्वनियां अधिकतर आपको तत्सम शब्दों में देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इनको आप याद रखिएगा कि इनका प्रयोग कहां कहां होता है। अभी आगे चलकर आपको एक काम आने वाली पूरी वर्णमाला। आगे बढ़ेंगे, संप्रक्त ध्वनि, तो एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ती है तब यह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कंबल, तो यानी कि एक ध्वनि क्या कर रही है? दो ध्वनियों को यहां पर जोड़ रही है, यानी कि मौ जो है क और ब को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए संबल, बलवंत, संतुलन। तो आपका एक होती है आपकी युग्मक ध्वनि। कौन सी होती है? युग्मक ध्वनि होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए यानी कि सजातीय हो जाए तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण यानी कि आधे का क्या है? आधा है इसमें ये। उत्फुल्ल,
दिक्कत, प्रसन्नता। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, वर्णमाला पूरी समझ में आपको आ गई होगी, कोई भी आपको समस्या नहीं हुई होगी इसे समझने में। अब कुछ लाइन है यहाँ पर, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला में कुछ कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है, जिसमें 10 व्यंजन 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर से शामिल नहीं किया जाता, अगर शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये पूरे आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राणों की संख्या 20 और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल को, साथ ही आप व्हाट्सएप को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ इसको आप ब्लॉग के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। वहां पर आप हमारी वेबसाइट है जीके सरकारी के नाम से, और इन सब के लिंक आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां पर डेली आप विजिट कीजिएगा रेगुलर, तो आपको यहाँ पर क्या है, ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे इसके हिंदी के। और साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर रील और शॉर्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्विज कराते हैं। और साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी क्या है, एक बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारे कोर्स के माध्यम से जुड़ें और सफलता को पाएं। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ बने रहने के लिए।